औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है हमारा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। एक्चुअली जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आइसोटोप्स का पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता लगता है कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो 3 हैं, कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं वो 3 हैं। ये हमें पता लगता है इस टेक्निक को इस्तेमाल करके, जिसको आप कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये क्या करता है, हमें पता है कि डिफरेंट आइसोटोप्स के जो मैस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये हर आइसोटोप्स को उसके चार्ज टू मैस रेशो के ऊपर क्या करता है, अलग अलग कर देता है। तो हमें फिर वो रिजल्ट जो है वो ग्राफ की शक्ल में हमारे पास आ जाता है। वो हमें बता देता है कि इस आइसोटोप्स के जो हैं इस एलिमेंट के इतने आइसोटोप हमारे पास मौजूद हैं। जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है इसके अंदर जो आप ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसे आप कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। उसे क्या कहते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। स्टार्ट के अंदर इनिशियली जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर था वो 2 तरह का डिज़ाइन हुआ था। एक को आप कहते थे ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर और जबकि दूसरे को आप कहते थे डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर के लिए एब्रीविएशन MS लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, MS हो जाएगा। ऑस्टन जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर था ये आइसोटोप्स का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता था, और जबकि डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट को। आइडेंटिफाई करता है किसको, एलिमेंट को इन सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट। तो आगे देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर कैसा होता है। ये एक्चुअली एक ट्यूब होती है। ये एक क्या होती है, ट्यूब होती है जिसका डिफरेंट जो हैं चैम्बर्स होते हैं। जो पहला चैम्बर है उसे आप कहते हैं इनलेट सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पास जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से वो किस शक्ल में आ जाती है, वेपर फॉर्म में आती है। जब वो वेपर फॉर्म में आती है तो उसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। जब वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है, जो आपका जो पहला चैम्बर है इसको आप कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। जो आपका फर्स्ट चैम्बर है उसे आप क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर। यहाँ पर जो एक्चुअली रोल प्ले करता है वो टंगस्टन फिलामेंट यूज़ हो रहा होता है। हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन का जो सिंबल है वो W है, तो इसलिए मैं W यूज कर रहा हूँ शार्ट में। और यहाँ पर एक कलेक्टर मौजूद होता है। अब जब ये गैस जो है हमारी यहाँ पर आती है तो जो फिलामेंट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है। हमें पता है जब गैसियस फेज़ में है, यहाँ पर आपको गैस है, इसके ऊपर जब आप एक्सरेज को फेंकोगे तो जो उसकी वैलेंस सेल है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज़ कर जाता है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटाइन के अंदर तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पहला चैम्बर जो है वो आपका आयोनाइजेशन चैम्बर है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आप प्रेशर रखते हैं वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻7 तक रखना है इस ट्यूब का प्रेशर। तो पहले चैम्बर से जब ये पास थ्रू होती है तो आगे सेकंड चैम्बर के अंदर इंसर्ट होती है। आपका जो सेकंड चैम्बर है ये वेपर्स वहाँ पर दाखिल हो जाएंगे। वो होगा इसका एक्सेलरेटिंग चैम्बर। इसमें जो फर्स्ट प्लेट है वो पॉजिटिव, देन सेकंड जो है वो किस चार्ज पे है, नेगेटिव है। तो अब आपको पता है कि यहाँ से जो कैटाइंस आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जब वो यहाँ से गुजरते हैं, पास थ्रू होने लगते हैं, ड्यू टू सिमिलर चार्जेस वो रिपेल होते हैं। और यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज है और इस तरफ वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और थोड़ा सा क्या होते हैं, थोड़ा सा इस तरफ को आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन होती है। इनकी रफ्तार जो होती है वो तेज़ हो जाती है। अब हमें पता है कि आइसोटोप जो होते हैं उनके मैस डिफरेंट हैं, तो कुछ आइसोटोप्स की वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ होती है, किसी आइसोटोप की जो वेलोसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। अब हमने क्या करना होता है, उस वेलोसिटी को जो है हमने यूनिफॉर्म करना होता है, ताकि वो अगर कोई स्लो होगा तो जाके वो आयन कलेक्टर के ऊपर बहुत आहिस्ता से टकराएगा और वहाँ पर करंट को, जो रिक्वायर्ड करंट होता है वो प्रोड्यूस नहीं करवाएगा।
अगर वो बहुत फास्ट होगा तो वो अपने से ज़्यादा जोर से जाकर टकराएगा और वहाँ पर जो करंट की इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएगा। सो इसलिए हमें यहाँ पर एक वेलोसिटी सिलेक्टर जो होता है वो रखना पड़ता है। वेलोसिटी सिलेक्टर आपका क्या करता है कि वो इसकी जो स्पीड होती है, जो यहाँ से आपके पास से आयंस आ रहे हैं, आइसोटोप्स के जो कैटायंस आ रहे हैं, उनकी स्पीड को क्या करता है, यूनिफॉर्म करता है। इसके अंदर दो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। एक यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, और ये जब ऐसे हैं तो इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूज़ किया जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे अप्लाई हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ये आपकी अगर पॉजिटिव प्लेट है तो ये क्या होगी, नेगेटिव प्लेट होगी। और याद रखिएगा यहाँ पर जो है आपने एक्सेलरेशन चैम्बर के अंदर आपका जो वोल्टेज होगा वो 5 से 10 के दरमियान होगा। ठीक हो गया। तो आगे जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ आयन जो हैं वो यहाँ से अब वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर आते हैं। जब वो वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर आते हैं तो इसकी वेलोसिटी को डिसाइड किया जाता है, यूनिफॉर्म कैसे किया जाता है। हमें पता है कि जो आपके पास वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को मैं FM लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q क्रॉस V क्रॉस B, जिसमें Q चार्ज है, V उसकी वेलोसिटी है और B उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो याद रखिएगा बच्चे कि जो आपके पास जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड उस पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज करेगा, तो उसको क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। इसी तरह अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगेगा, कम लगेगा, जबकि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा लगेगा। जब इलेक्ट्रिक दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हैं तो इस तरह क्या होगा कि दोनों के बाहमी अमल से उसकी जो आयंस हैं उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। जब इस चैम्बर से आगे जाते हैं तो अगला जो ट्यूब का जो पार्ट होता है उसे आप एनालाइज़र कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, एनालाइज़र। जो एनालाइज़र होता है वो एक्चुअली दो बड़े मकनातीस पे मुश्तमिल होता है, दो बड़े मैग्नेट्स उसके ऊपर लगे होते हैं। कुछ इस तरह से मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैग्नेट कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। आपको पता है ट्यूब के अंदर जब मैग्नेट हैं तो वो क्या करेंगे, अपना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाएंगे। अब जब यहाँ से आपके पास जो आयंस आ रहे हैं, कैटायंस आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने 4 to mass रेशो की बेस पर जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसको बेंड कर देता है, उसको एक सर्कुलर पाथ से गुजारता है। इसको क्या कर देता है, सर्कुलर पाथ से गुजार देता है। जब ये सर्कुलर पाथ से गुजरते हैं तो नेक्स्ट जो आपके पास होता है वो आपका जो नेक्स्ट इसका अपरेटस है उसे आप कहते हैं आयन कलेक्टर। उसको आप क्या कहते हैं, आयन कलेक्टर कहते हैं। अब क्या होता है कि जो ये वाले आइसोटोप्स हैं जब इसके ऊपर आकर टकराते हैं तो यहाँ पर ये करंट को प्रोड्यूस करवाते हैं। क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, करंट को प्रोड्यूस करवाते हैं। वो आइसोटोप्स जिनकी 4 to mass रेशो कम होती है, जिनका साइज कम होता है, वो क्या करते हैं, वो आयन कलेक्टर पे पहले टकराते हैं, और जिनका साइज ज़्यादा होता है वो आयन कलेक्टर पे क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद टकराते हैं। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ जिनका साइज कम होता है उनका रेडियस जो होता है वो थोड़ा होता है, जिनका साइज ज़्यादा होता है उनका रेडियस थोड़ा ज़्यादा होता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर दो, एक हेल्दी और एक स्मार्ट जो है बच्चा भाग रहा हो, तो आप थोड़ा सा हाथ पकड़ कर हेल्दी को खींचेंगे तो वो इतनी जल्दी बेंट आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो वो उसे आप भागते हुए उसका अगर आप हाथ खींचते हैं तो वो आपसे ज़्यादा मुतासिर होता है। सेम इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो कैटायंस हैं ये भागते आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो बारीक होगा, जो लाइट होगा, उसके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होगा, और जो दूसरा है उसके ऊपर कम असरअंदाज होता है। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से जब करंट प्रोड्यूस होता है, करंट आगे एक और चैम्बर के अंदर इंसर्ट होता है, उसको आप कहते हैं एम्पलीफायर। उसको आप क्या कहते हैं, एम्पलीफायर का नाम देते हैं। वो क्या करता है, करंट को इस काबिल बनाता है कि आप उसको क्या कर लें, डिटेक्ट कर लें, और उसके बाद वो जो रिजल्ट आता है उसको आप क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस रिजल्ट को आप क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब वो जो रिकॉर्ड कर लेते हैं वो आपको दो तरह से ग्राफ शो करता है। ग्राफ कुछ यूँ होगा कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या करता है, वो नंबर ऑफ आइसोटोप्स को शो करता है,
मैं नियॉन के लिए बनाने लगा हूँ। एक्स एक्सिस पे क्या करेगा, नंबर ऑफ आइसोटोप्स को शो करेगा, और जबकि वाई एक्सिस के ऊपर क्या कहते हैं, उसकी परसेंटेज या उसे आप कहते हैं अबंडेंस को शो करता है। नियॉन जो होते हैं इसके 3 आइसोटोप्स हैं, 20, 21 एंड 22। जो 20 आइसोटोप्स है इसकी जो परसेंटेज है वो 92.9% है, और जो आपके पास सेकंड है इसकी 0.26% है, और जो आपके पास थर्ड आइसोटोप होता है ये 8.86% होती है। अब ये जितना ज़्यादा 21 का आइसोटोप है, इसका जो लाइन है ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसके आइसोटोप ज़्यादा थे, और वो जितने आइसोटोप ज़्यादा होंगे उतना करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतनी उसकी जो लाइन है वो ग्राफ की वो ज़्यादा बड़ी आएगी। क्योंकि इसके आइसोटोप बहुत कम हैं और इसलिए इसकी लाइन जो है वो भी कम शो हुई है। माजी में क्या किया जाता था कि आजकल तो हमारे पास एडवांसमेंट है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देता है, लेकिन माजी के अंदर क्या किया जाता था, उसको यही अमल जो है वो सेम कार्बन के साथ किया जाता था, कार्बन 12 के साथ, और फिर उसके साथ रिजल्ट को कंपेयर किया जाता था। और लास्ट जो है इसका एक फार्मूला है जिसे आप 4 to मैस रेशो के साथ जो है इसका मैथमेटिकल रिलेशन है, वो फार्मूला है H² R² ओवर 2E उसे कहते हैं, जिसमें H जो है आपके पास वो मैग्नेटिक फील्ड है, R उसका रेडियस है और E उसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या किया जाता है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंक्रीज करते हैं तो आप इसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी पोजीशन पहले यहाँ पर थी तो आप मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करके इसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। और ये सेम काम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रख के मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप फ्लक्चुएट करेंगे तो वो भी इफेक्ट होगा। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।